13 जून 1290 को गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श की हत्या करने के बाद 70 वर्ष के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। वो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले दूसरे राजवंश के संस्थापक बने, जिसे खिलजी वंश कहा गया है। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में अब तक के इतिहास में सबसे कम समय तक राज किया। ये लोग मात्र 30 वर्षों तक दिल्ली पर राज कर पाए, उसमें भी सबसे ज़्यादा 20 साल अलाउद्दीन खिलजी ने ही राज किया था, जो फिरोज शाह का दामाद, भतीजा एवं दूसरा बादशाह भी था। ठीक है, हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन थे खिलजी। इसके बारे में इतिहास में बहुत सारे विवाद हैं। खिलजी कौन थे, इस विषय में पर्याप्त विवाद है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज का दामाद और कुलीन खां का वंशज, इतिहासकार बर्नी ने उसे तुर्कों से अलग, फखरुद्दीन ने उसे खिलजियों की 64 नस्लों में से एक तुर्क बताया है, जो कि सबसे निम्न वर्ग के तुर्क हुआ करते थे। तो ये खिलजियों के बारे में इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इस राजवंश के प्रथम शासक, जिसने मात्र 3 वर्ष के बालक, जो कि गुलाम वंश के अंतिम बादशाह क्यूमर्स थे, उनकी हत्या करके अपना वंश प्रारंभ किया। हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 13 जून 1290 को अपना राज तिलक करवाया था कैकुमर्स के द्वारा बनाए गए किले में, और इसने 6 साल तक दिल्ली पर राज किया था। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। पहला था, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी बादशाह बने, मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू उनका एक सरदार था और 1290 में कड़ा का सूबेदार था, जिसने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया। ये लोग बहुत बेरहम थे। खिलजी शासक बहुत बेरहम हुए हैं और ये धर्म की सत्ता से ऊपर उठकर इन लोगों ने शासन किया है। धर्म पहले ये होता था कि धर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था सत्ता में और शासन में, लेकिन खिलजियों ने इस चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया और उन्होंने राजा के स्टेटस को अधिक शक्तिशाली बनाया और इन सब चीज़ों को हटा दिया था बीच में से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई गुलाम वंश में एकता प्रथा शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों ने एकता प्रथा को ख़त्म कर दिया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा था रणथंभौर अभियान। 1291 को सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन रणथंभौर का दुर्ग बहुत मजबूत था और वहाँ के शासक राणा हमीरदेव चौहान थे। चौहानों की एक शाखा के राजा थे वो। उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और सुल्तान को बाद में पता लग गया कि भाई मैं इसको नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्होंने अपना अभियान वापस ले लिया और दिल्ली लौट गए थे। हालांकि बाद में 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उस किले को जीता था, उसकी हम बात आगे करेंगे अलाउद्दीन के समय। तीसरा था मंगोलों का आक्रमण। 1292 में अब्दुल खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ और इन लोगों ने हिंदुस्तान की रक्षा मंगोलों से करी, मंगोलों को परास्त कर यहाँ से भगा दिया था। चौथी घटना हुई थी फिरोज शाह के समय, सिद्धामौला को मृत्युदंड। सिद्धामौला एक सूफी संत थे और उन पर इस बात का आरोप था कि वो सुल्तान की हत्या करने के षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। इस शक के बिना पर उन सूफी संत की हत्या कर दी गई थी। पांचवा है देवगिरी अभियान। 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में, देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर एक अभियान चलाया और वहाँ से खूब धन संपदा उसने लूटी। उस समय ये रिवाज होता था कि जो भी धन संपदा लूटी है उसका एक निश्चित भाग, 25% इनके समय निश्चित था, वो बादशाह को देना होता है, खजाने में जमा कराना होता है। लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया। जब बादशाह को इसके बारे में पता लगा तो बादशाह बहुत क्रुद्ध हुआ और उन्होंने अलाउद्दीन को सबक सिखाने के लिए डांटा और अपने पास बुलाया। लेकिन अलाउद्दीन ने पत्र लिखकर बोला कि सुल्तान आप आइए और अपना हिस्सा ले जाइए। जब सुल्तान वहाँ गए तो ये छठी घटना भी हुई कि अलाउद्दीन ने बादशाह की हत्या कर दी और ख़ुद को नया बादशाह घोषित कर दिया। अब हम बात करते हैं इस वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 तक राज किया था। एक्चुअली में हुआ ये था कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके भतीजे जलालुद्दीन खिलजी ने करी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बन गया अपने चाचा की हत्या करके। अपना चाचा कह लो या उनका ससुर भी वही थे, तो कुछ भी कह लो, क्योंकि जलालुद्दीन ने अपनी बेटी अपने भतीजे से ही ब्याह रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि को धारण किया और वो अपने सिक्कों पर लिखवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म लाना चाहते थे, लेकिन उलेमा जो कि मुस्लिम विद्वान होते हैं, उनके कहने पर वो नया धर्म नहीं लाया और मुस्लिम ही रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे बादशाह हुए जिन्हें स्थायी सेना रखने का सुझाव मिला और उन्होंने स्थायी सेना रखी और सेना को एक स्थायी शुल्क, स्थायी वेतन दिया, मतलब वेतन देकर एक स्थायी सेना रखी
और चूंकि वो खुद भी इक़्तिदार रह चुके थे तो उन्हें पता था कि भाई जो ये ज़मींदार वगैरह होते हैं, इक़्तिदार जो होते हैं, ये मतलब भ्रष्टाचारी वगैरह करते हैं, जो उनको राजकोष से धन वगैरह दिया जाता है। तो उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की, मतलब जो सैनिक थे उनका हुलिया यानी कि स्केच बनाने की परंपरा भी शुरू करी। घोड़ा दागना उन्होंने इसलिए शुरू किया था कि जो इक़्तिदार होते थे वो इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से सुल्तान को परेशान करते थे कि जब कोई चेक करने आता था तो किसी दूसरे इक़्तिदार से घोड़े किराए पर मंगवा लेते थे और बाद में उसको वहाँ भेज देते थे। तो सुल्तान को इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि भाई भ्रष्टाचारी वगैरह हो रही है। तो उन्होंने जिस मान लो अगर किसी ए नाम के इक़्तिदार के पास गए तो एक विशेष सिंबल के द्वारा उनके घोड़ों को दाग दिया जाता था। मान लो एक्स क्रॉस का चिन्ह बना दिया तो वो घोड़े उसी इक़्तिदार की हो गई, ए के घोड़े एक्स क्रॉस साइन के साथ हो गए, फॉर एन एग्जाम्पल। अब मतलब इस तरह से उसने भ्रष्टाचारी पर बहुत ज़्यादा लगाम लगाने की कोशिश करी। और दूसरा, जो स्थायी सैनिक बनाए थे उनका स्केच भी उसने बनवा कर अपने पास रख लिया था। ये उसने कुछ कार्य किए थे। अब अगर अपन आगे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया और लूटा हुआ धन जिसे खम्स कहा जाता था उसमें सुल्तान का हिस्सा पहले 25% हुआ करता था, मैंने आपको बताया, उसको बढ़ाकर उसने 75% कर दिया। अब अलाउद्दीन के कुछ सेनापति हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे, उनके बारे में बात करते हैं। पहला था जफर खां, दूसरा नूर सतन खां, तीसरा उलुग खां, चौथा मलिक कफूर। और जो मलिक कफूर था उसको सुल्तान ने गुजरात से खरीदा था, वो एक गुलाम था और 1000 दिनार में उसको खरीदने के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से हमारे देश को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके बारे में आपको बता चुका। 1297 ईस्वी में कादर खां एक मंगोल सरदार था या मंगोलों की तरफ से कोई नेता आया था, उसने भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय उलुग खां के नेतृत्व में उस सेना ने उस मंगोल को हरा दिया था। फिर 1299 को सल्दी आया था, तब जफर खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने उसको परास्त कर दिया था। फिर 1299 में ही कोई कुतलुक ख्वाजा नाम का मंगोल नेता आया था, जफर खां ने उस युद्ध में उसको पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध की बात हम इसलिए करते हैं कि इस युद्ध में जफर खां ने उसको पराजित तो कर दिया किंतु जफर खां खुद शहीद हो गए थे, यानी कि मारे गए थे उस युद्ध में। अब फिर उसके बाद 1303 ईस्वी में तरगी वेग नाम के एक मंगोल सरदार ने आक्रमण किया, तब भी सल्तनत की सेना ने उसे परास्त किया था। 1305 ईस्वी में 3 लोग आए थे मिलकर, अली वेग, तरतक और तरगी वेग। इन तीनों को मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने परास्त कर दिया। फिर 1306 ईस्वी में कुबुक नाम का सरदार आया, मंगोल सरदार, उसको मलिक काफूर ने परास्त कर भेज दिया। तो मतलब भारत की रक्षा, क्योंकि मंगोल एक्चुअल में इन तुर्कों से भी ज़्यादा खतरनाक थे, वो बहुत बुरी तरह से लूटते थे और सेना को, लोगों को मारकर नरमुंड की, मतलब एक मीनार टाइप बनाना है, उनके बारे में फेमस है किस प्रकार के दुर्दांत हुआ करते थे वो। तो एक प्रकार से इन्होंने भारत की, अपनी, हमारे देश की रक्षा भी करी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोह। एक्चुअल में 1301 में 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विद्रोह किए थे उनके सरदारों ने। पहला अकात खां ने विद्रोह किया, दूसरा उमर खां मंगू ने विद्रोह किया और तीसरा हाजी मौला ने विद्रोह किया। और सुल्तान ने इन तीनों विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उसने उसके बाद एक अध्यादेश निकाला, उसमें एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना करी और जासूस सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही नियुक्त करे थे जासूस, ताकि उसे पूरी खबर रहे। फिर अमीरों के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर उसने रोक लगा दी। सुल्तान का मानना था कि अमीर लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसके खिलाफ बगावत या साजिश और षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, जो सल्तनत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसने इस पर रोक लगा दी थी। और इसने शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर भी रोक लगा दी। और अनुदान में जो भूमि दी गई थी, गुलाम वंश में जो एकता प्रथा शुरू हुई थी, उसमें जो भूमि दे दी जाती थी, उसमें कई सेनापति या फिर इक़्तिदार ऐसे हो गए थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ही भूमि हो गई थी। तो इसने क्या किया कि जो अनुदान में जो दी गई भूमि थी उसे वापस ले ली और राजस्व अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि जिसके पास अत्यधिक संपत्ति है उससे कर के रूप में भूमि वापस ली जाए। तो ये उसने कुछ सुधार भी किए। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के समय उसकी दो नीतियाँ थी, एक तो उत्तर भारत के अभियान थे और दूसरे दक्षिण भारत के अभियान थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के अभियानों में ये किया था कि उत्तर भारत में जैसे कि उसने गुजरात, रणथंभौर, जालोर और जहाँ भी अपने अभियान चलाए वहाँ पर राजाओं को हराया और अपना शासन स्थापित कर लिया, उन सब रियासतों को अपने राज्य में ही मिला लिया। ये उसका उत्तर भारत के लिए उसकी नीति थी। और दक्षिण भारत के लिए उसकी नीति अलग थी। दक्षिण भारत के जैसे देवगिरी, होशियाल, पांड्या राज्य,
तेलंगाना, इन सब के लिए उसकी नीति ये थी कि भी दक्षिण भारत में वो आक्रमण करेगा और वहाँ से धन संपदा अर्जित करेगा और वो राज्य उन्हीं लोगों को दे देगा, अपने राज्य में नहीं मिलाएगा, बस वहाँ से एक कर वसूलता रहेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी इस प्रकार से राज करने की कि भाई दक्षिण से तो सिर्फ पैसा लेंगे कर के रूप में और उत्तर में जिन जिन को जीतेंगे वहाँ अपने राज्य का विस्तार करेंगे। तो एक्चुअल में जो सबसे पहले मुस्लिम साम्राज्य में विस्तार की नीति आई थी वो इसी के समय ही आई थी। इन लोगों ने अपना विस्तार करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। और देखो खिलजी राजवंश में देखा जाए तो खिलजी ने के बारे में हमने अलाउद्दीन खिलजी वाली जब मूवी देखी है पद्मावत, उसमें हमने देखा है कि भाई इसके समय जौहर हुए थे 2। भारत के इतिहास का सबसे पहला जौहर जो 1301 ईस्वी में हुआ था रणथंभौर का, उसमें रणथंभौर के राजा हमीर देव जब इनसे लड़ने गए और उन्हें लगा कि भाई अब हम शायद नहीं जीत पाएंगे तो वहाँ की रानियों ने जौहर कर दिया था। और दूसरा जौहर हुआ था चित्तौड़ का साका, जो पद्मिनी, महारानी पद्मिनी हमने देखा है, पद्मावत मोहम्मद मलिक जायसी की रचना है, उसमें भी इसका वर्णन है। तो वो दूसरा साका हुआ था। तो ये थोड़े से क्रूर और उस प्रकार के होते थे। तो इस राजवंश में यही अलाउद्दीन खिलजी ही एक महत्वपूर्ण शासक थे। 1206 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मलिक काफूर जो इनका प्रधान सेनापति हुआ करता था, उन्होंने इनके सबसे छोटे बेटे चौथे नंबर के जो बेटा था 6 साल का, उसको राजगद्दी दे दी थी। लेकिन सिर्फ 35 दिन के राज के बाद ही खिलजी के तीसरे बेटे ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और अपने भाई को कैद कराकर उसकी भी हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। हालांकि उसके बाद ये लोग कमज़ोर होते गए और ज़्यादा लंबे समय तक दिल्ली पर राज नहीं कर पाए। और फिर बाद में एक तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, वो अपन तुगलक डायनास्टी में पढ़ेंगे, उन्होंने इसके अंतिम बादशाह की हत्या करके एक नया डायनास्टी शुरू कर दी। तो यही था खिलजी डायनास्टी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एजुकेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में और अपना प्यार देते रहिए।